कहते हैं कि इंसान चाहे किसी रेगिस्तान में हो या फिर किसी जंग के मैदान में, एक असूल उसके लिए कभी नहीं बदलता कि वो जिंदा है। दोस्तों, ये छोटी सी सीरीज है, सर्वाइवल कहानी है एक लड़की की जो अलास्का के जंगलों में प्लेन क्रैश के बाद खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी, और कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी की शुरुआत होती है एक एयरपोर्ट से, जहां हम लिव रिवेरा नाम की एक और लड़की को देखते हैं। लिव हमारी इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। अभी आपके लिए ये अजनबी होगी, मगर लास्ट तक ये आपको काफी पसंद आने लगेगी। लिव न्यूयॉर्क में रहती है, एक लॉयर है, काफी कामयाब भी है, मगर फिर भी लिव की जिंदगी में कुछ कमी है। लिव के बारे में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। इस समय वो कनाडा जा रही है। वहां जाने की वजह क्या है ये बाद में हमें पता लगेगा। वैसे भी उसकी जिंदगी का एक बड़ा फैसला है। इंतजार करते करते उसे अपने कलीग रूथ की कॉल आई। वैसे तो आने से पहले लिव ने सबको इन्फॉर्म किया था कि उसे शहर से बाहर जाना है, पर फिर भी रूथ को लिव की फिक्र थी, क्योंकि वो कभी भी ऐसे नहीं जाती, बल्कि वो अपना ज्यादातर समय काम को ही देती है। अब शुरुआत की बातचीत से हम जान पाते हैं कि लिव थोड़ी सी सख्त मिजाज है। जैसे कॉल पर वो अपने जाने की साफ साफ वजह नहीं बताती, बस कहती है कि मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, वापस आने के बाद हम काम की बात करेंगे और तुम मेरी फिक्र ना करो। इसके बाद रूथ डैनी नाम के एक लड़के की बात करती है। वो कहती है कि वैसे भी तुम यहाँ नहीं रहोगी, तो मैं क्या उसे काम पर बुला लूं। लिव के एक्सप्रेशन थोड़े बदल जाते हैं। वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, वो एक अच्छा लॉयर है। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। वैसे डैनियल भी हमारे लिए अनजान है, पर जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी वैसे ही हम सभी कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से जान लेंगे। अब लिव कॉल कट कर देती है। काफी इंतजार करने के बाद जब वो रिसेप्शन पर जाती है तो उसे बताया जाता है कि माफ करना, मगर खराब मौसम की वजह से उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ये जानकर लिव को अच्छा नहीं लगता। वो किसी भी हाल में पहुंचना चाहती थी। उसका कहना था कि मुझे किसी से मिलना है और उससे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि आप उन्हें कॉल करके बताएं, पर लिव कहती है कि मैं कॉल नहीं कर सकती। वो औरत उससे माफी मांगती है कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, आपको कल तक इंतजार करना होगा, कोई भी फ्लाइट आज नहीं जा रही। फिर उसके साथ बहस करने पर लिव को कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए वो वहीं थक हार कर बैठ जाती है। ठीक उसी समय दो आदमी वहां से गुजर रहे थे। वो प्राइवेट प्लेन में एयरपोर्ट से जाने वाले थे। उनमें से एक कहता है कि इस बार हमें एनोवेक्स से भी आगे जाना है, जी नदी के पास ना। ये सुनकर लिव जल्दी से उनके पास जाती है, उन्हें रोकती है और पूछती है कि मैंने सुना है आप लोग एनोवेक्स से भी आगे जा रहे हैं। उनमें से एक का नाम सैम और दूसरे का नाम जॉर्ज था। जॉर्ज ही उस प्लेन का पायलट था। सैम कहता है कि हाँ हम वहीं जा रहे हैं। तो लिव कहती है कि मैं जानती हूँ ये सवाल आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ। ये सुनकर सैम और जॉर्ज को बहुत हैरानी होती है। सैम कहता है कि तुम तो हमें जानती तक नहीं, मगर लिव कहती है कि मेरा वजन ज्यादा नहीं है, मेरे पास सामान भी नहीं है, मैं चुपचाप रहूंगी, बस मुझे तुम लोगों के साथ जाना है, मुझे किसी भी हाल में पहुंचना होगा। मौसम की वजह से मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और मैं कल तक वेट नहीं कर सकती। सैम कहता है कि माफ करना, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। लिव उन्हें पैसे देने की भी बात करती है कि मैं हर एक को $1,000 दूंगी, मगर फिर भी वो इनकार कर देते हैं। अब लिव जिद्दी तो थी ही, वो अपनी बात से पीछे नहीं हट रही थी। इन लोगों का शोर सुनकर एक सिक्योरिटी गार्ड वहां आ जाता है। हालात को देखते हुए सैम उसे ले जाने के लिए मान गया। सैम जॉर्ज के पास एक छोटा सा जहाज था। कुछ तैयारी करने के बाद वो इस एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं। सफर के दौरान लिव थोड़ी घबराई हुई थी, मगर उसका जाना शायद बहुत जरूरी था। सफर के दौरान उसकी कुछ बातें होती हैं। सैम उससे पूछता है कि तुम्हें देखकर साफ लग रहा है कि तुम्हें उड़ना पसंद नहीं है, जिस पर लिव जवाब देती है कि हाँ, मुझे गिरना पसंद नहीं। लिव सैम से काम के बारे में पूछती है तो सैम कहता है कि मैं फोटोग्राफर हूँ और नेशनल ज्योग्राफिक के लिए काम करता हूँ, जिस पर लिव कहती है कि तुम्हारा काम तो मुझसे कहीं ज्यादा मजेदार है, क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ। लिव सैम से टर्बुलेंस का कारण पूछती है तो सैम बताता है कि इन दिनों गर्म और सर्द हवाएं एक दूसरे से टकराती हैं, उसी की वजह से कुछ टर्बुलेंस आता है।
अब इसके बाद लिव जैसे ही अपना सेल फोन निकालती है तो सैम कहता है कि आप इसे वापस रख दें, इससे हमें समस्या आ सकती है। सैम लिव को ड्रिंक ऑफर करता है कि शायद उससे उसकी कुछ घबराहट कम हो जाए, मगर लिव लेने से इनकार कर देती है। फिर सैम उसे एक पानी की बोतल और एक चॉकलेट बार देना चाहता था। लिव तो वो भी लेना नहीं चाहती, मगर सैम उससे कहता है कि जब हम इनोविक पहुंचेंगे तो वहां सब बंद होगा, तुम्हें भूख लग सकती है, प्यास लग सकती है, इसलिए ये ले लो। अब सैम उससे वहां जाने की वजह पूछता है तो लिव कहती है कि कुछ कोई नहीं, बस एक बोरिंग सा केस है। इसके बाद सैम लिव से और बात करना चाहता है, लेकिन लिव कहती है कि अब मुझे सोना है, और सैम भी उसे और परेशान नहीं करता। कुछ समय के लिए लिव अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे नींद भी आ जाती है। दोस्तों, इसी दौरान ये कहानी आगे पीछे जाती रहती है, कभी लिव के बचपन में, कभी उस समय में जब वो काम पर होती है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना लगे। खैर, लिव जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, हम उसके अतीत में पहुंच जाते हैं, उस समय जब रूथ ने उसे कॉल करके एक पार्टी में बुलाया था। लिव काम को लेकर बहुत सीरियस रहती थी। बचपन से ही उसके ज़्यादा दोस्त तो नहीं थे, पर जो भी थे वो उसके कलीग थे। लिव के परिवार के बारे में काफ़ी कुछ सामने आएगा। पार्टी में आने पर रूथ उसे डैनी से मिलवाना चाहती थी। वैसे डैनी भी एक लॉयर था और ये दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। रूथ को लिव की बहुत फिक्र थी। ये सुन करके रूथ ने उसे बहाने से बुलाया है ताकि वो डैनी के साथ समय बिता सके। वो वापस जाना चाहती थी, मगर वो उसे रोक लेती है। फिर मजबूरन से डैनी से वो बातचीत शुरू कर देती है। वो समझ रही थी कि रूथ यही चाहती है कि दोनों रिलेशनशिप में आ जाएं। ऐसा नहीं था कि लिव को डैनी पसंद नहीं था, मगर लिव की सोच थोड़ी सी अलग थी। यादों से निकलकर जैसे ही लिव की आंखें खुलती हैं तो प्लेन क्रैश होने वाला था। वो घबरा जाती है और पूछती है कि हम इतना नीचे क्यों उड़ रहे हैं। जॉर्ज का कहना था कि मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा और हवा का जो दबाव है वो बहुत ज्यादा है। वो उन्हें सीट बेल्ट पहनने के लिए कहता है और देखते ही देखते ये प्लेन एक झील में क्रैश हो जाता है। कुछ लम्हों के लिए लिव बेहोश हो गई। जब वो होश में आती है तो देखती है कि प्लेन पानी में उल्टा पड़ा है। अभी तक वो डूबा नहीं था। सैम घबराए हुआ था, बाकी वो तो ठीक लग रहा था, मगर जॉर्ज की हालत ठीक नहीं थी। उसके पैर में एक मेटल का टुकड़ा फंसा हुआ था। क्योंकि सैम को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो जॉर्ज की मदद करने के बजाय अपनी जान बचाने में लग जाता है। लिव तो इस कोशिश में लगी थी कि वो जॉर्ज को बचा सके, लेकिन इतने में ही सैम प्लेन का दरवाजा खोल देता है और जिससे प्लेन में पानी भरने लगता है। सैम तो वहां से निकल जाता है, पर लिव पूरी कोशिश करती है कि वो जॉर्ज को बचा सके, मगर अब प्लेन पूरी तरह डूब जाता है। लिव भी मर जाती, मगर उसे तैरना आता था। वो ठीक समय पर प्लेन से निकल आई और जैसे ही वो सतह पर आती है तो देखती है कि सैम डूब रहा है। वो मदद के लिए आवाज लगा रहा था, इसलिए लिव जल्दी से उसके पास आई। पर वो कहते हैं ना कि एक डूबता हुआ इंसान अपने साथ दूसरे को भी डुबाने की कोशिश करता है, इसलिए खुद को बचाने के लिए वो लिव को डुबाने लगा। खैर, लिव उसे तैरना सिखाती है कि अपने पैरों को हिलाओ, किसी तरह दोनों किनारे पर आते हैं। अब लिव उसे अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि सैम ने जो भी किया वो जानबूझकर नहीं किया। अब किनारे पर पहुंचकर लिव देखती है कि सैम दर्द से तड़प रहा है, क्योंकि उसके पैर में मेटल का एक टुकड़ा फंसा था। लिव उसे निकालना चाहती थी, मगर सैम होश में आता है और कहता है कि नहीं, खून को किसी तरह बंद करो। वो कहता है कि बांध दो पैर को। लिव अपनी पूरी कोशिश करती है और एक पैर को कपड़े से बांध देती है तो खून रुक भी जाता है, मगर सैम फिर से बेहोश हो गया। अब लिव मेटल के उस टुकड़े को भी निकाल नहीं सकती थी, क्योंकि फिर जख्म का इलाज भी तो करना होगा। उसके पास ऐसा कुछ सामान भी नहीं था और फर्स्ट एड किट तो प्लेन के साथ ही डूब गई थी। लिव को डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सैम मर गया हो। तसल्ली करने के लिए उसके दिल की धड़कन चेक करती है। यकीन आने पर कि वो जिंदा है, उससे राहत मिली। अब उसे मदद के लिए कॉल करनी थी तो वो अपना सेल फोन चेक करती है, जिसमें नेटवर्क नहीं था। फिर वो सैम का सेल फोन चेक करती है, मगर उसमें भी नेटवर्क नहीं था। सैम के जेब में से उसे एक लाइटर भी मिलता है। वो तो बेहोश पड़ा था। जहां सिग्नल आ सके वो सबसे उसी जगह पर पहुंच जाती है, मगर कोई सिग्नल नहीं मिलता। फिर वहां पहुंचकर जब वो अपने चारों तरफ देखती है तो एक बियाबान जंगल था। फिर उस पर डर हावी होने लगा, क्योंकि यहां से निकलना, वो भी जिंदा, किसी इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल हो सकता था।
वो चिल्लाती बहुत है, यह है कि यहाँ कोई है तो मेरी मदद करो। मगर इस बियाबान बड़े जंगल में उसी की आवाज़ गूंज रही थी। थक हार कर वो वापस उसी जगह आ जाती है जहाँ पर सैम पड़ा था। रात होने वाली थी। वो कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करती है ताकि आग जला सके, और सैम के जेब से तो उसे लाइटर मिला ही था, मगर बदकिस्मती से वो भी काम नहीं कर रहा था। इस बात से लिव निराश हो जाती है। मौसम ठंडा था, कुछ था भी नहीं, इसलिए कुछ टहनियों और पत्तों से ब्लैंकेट बना लेती है। वो सैम के साथ ही सो जाती है और इसी के साथ हमें उसका और डैनी का वो लम्हा दिखाया जाता है जब दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। सुबह हो चुकी थी। वो लिव पहले तो सैम को चेक करती है, वो अभी भी बेहोश था। साथ ही पास में एक पेड़ पड़ा था जिस पर लिव एक लाइन बना देती है, मतलब ये कि एक दिन बीत चुका है। अभी वो वहां बैठी ही थी कि उसे सैम की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो उसके करीब आई, वो देखती है कि सैम बहुत तकलीफ में है। लिव को लगा कि उसके पैर में दर्द है, मगर सैम कहता है कि नहीं, मेरा पेट, मुझे बहुत दर्द महसूस हो रहा है, मेरी मदद करो। शर्ट ऊपर करने पर लिव देखती है कि सैम को अंदरूनी चोटें आई हैं। हालत उसकी बहुत नाजुक है। सैम लिव से पूछता है कि जॉर्ज कहाँ है और हमारा प्लेन। लिव उसे बताती है कि प्लेन तो क्रैश हो चुका है, पर कोई ना कोई मदद के लिए आएगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनका फोटोग्राफर खो गया है। आखिर वो नेशनल ज्योग्राफी वाले हैं। अब वो सैम उससे कहता है कि मैं कोई फोटोग्राफर नहीं हूं, हमें कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा, तुम अकेली हो। सैम के ये आखिरी शब्द होते हैं और इसी के साथ वो मारा जाता है। सैम को खोने से लिव बहुत उदास हो जाती है। उस समय वो बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है, और लास्ट में वो एक तस्वीर लेती है। वो उस पिक्चर की ओर देखने लगती है और यहीं पर एपिसोड 1 का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, जंगल में जिंदा रहने के लिए लिव क्या क्या करती है, ये कहानी कंटिन्यू है दोस्तों। सो बने रहिए सर्वाइवल सीरीज के साथ। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें लिव के अतीत को दिखाया जाता है, जिसमें वो डैनी के साथ डिनर कर रही थी। डैनी लिव को पसंद करता था, दोनों के बीच कई भी अच्छी बातें होती हैं और दोनों लास्ट में रात भी एक साथ बिताते हैं। हाँ, मगर सुबह होते ही लिव बदल सी जाती है। जैसे डैनी के साथ रात बिताना मानो जैसे उसने कोई बड़ी गलती करती हो। ऑफिस में भी डैनी जब लिव से बात करने आता है तो लिव सिर्फ काम की ही बातें करती है। डैनी को शक हो जाता है तो वो लिव से पूछता है कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है, मगर लिव उसे इग्नोर कर देती है। इसलिए डैनी चुपचाप अपने काम पर चला जाता है। अब कहानी आई है प्रेजेंट पर। लिव को यहाँ इस जंगल में झील के किनारे एक दिन हो चुका है। सैम मारा गया था और लिव काफी उदास थी। आहिस्ता आहिस्ता वो आगे जाती है। कुछ यादों से उसे मदद मिलती है और कुछ यादों से वो उदास हो जाती है, मगर अकेले होने की वजह से उसका दिमाग भ्रम की एक दुनिया बनाने लगा। जैसे उसे अपने कानों में डैनी की आवाज सुनाई देती थी जो कहता है कि प्लेन को भूलना मत। वो झील के किनारे सोच रही होती है। उसे पता था कि प्लेन के अंदर एक रेडियो है जिससे शायद वो कांटेक्ट कर सकती है अगर वो उसे ले आए, मगर उसे लाना आसान नहीं था दोस्तों। वो काफ़ी गहराई में था। वो अपना शर्ट और पैंट उतारती है और जैसे ही पानी में जाती है वो इतना ठंडा था कि वो वापस आ गई। वो समझ गई कि मैं तैर कर तो नहीं जा सकती। वो सोचने लगी और फिर वो डिसाइड करती है कि वो लकड़ियाँ जमा करके एक छोटा सा रैप बनाएगी। लकड़ियाँ तो उसे मिल जाती हैं, मगर उसे बांधना आसान नहीं था। पहले तो वो सैम की बेल्ट को उस पर बांधती है, मगर वो कम पड़ जाता है। फिर वो उस कपड़े को भी ले लेती है जो उसने सैम की टांग पर बांधा था, मगर उससे भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वो उस राप को पानी में उतारने वाली थी वो खुल जाती है। शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने वाला था, इसलिए वो पेड़ के साए में रात बिताने के लिए बैठ जाती है। फिर से अपनी यादों में खोने लगी थी। उसे वो दिन याद आता है जब उसके पिता बहुत बीमार थे। वो उसके पास गई थी पर वो गुजर गए। उस दिन लिव ने बहुत शराब पी रखी थी और गलती से उसने अपने ही अपार्टमेंट में आग लगा दी थी। आग इतनी बेहाल हो चुकी थी कि वो कमरे से भी नहीं निकल पाई। बाद में फायर ब्रिगेड वाले उसे बचाने तो आए, मगर उसने काफ़ी धुआं इनहेल कर लिया था। अब प्रेजेंट की कहानी में रात गुजर चुकी थी। लिव को तो कुछ करना था। उसके पास पीने का पानी भी खत्म होने वाला था। एक चॉकलेट बार था जो प्लेन में उसे सैम ने दिया था।
इस बार वो राफ्ट के बजाय लकड़ी को लेती है और उसकी मदद से उस जगह पहुंच जाती है जहां वो जहाज डूबा था। पानी बहुत ठंडा था मगर फिर भी हिम्मत करके वो नीचे जाती है। पहले तो वो अपना बैग और सैम का बैग बाहर निकालती है। उसे उम्मीद थी कि इसमें संपर्क करने के लिए कोई उपकरण जरूर होगा और इस बार उसे जाना था रेडियो लेने। उसे याद था कि रेडियो कहाँ है। फिर एक बार वो फिर से नीचे जाती है। प्लेन का रेडियो प्लेन के साथ ही जुड़ा होता है और पानी में उसे खोलना थोड़ा मुश्किल था। जॉर्ज की लाश भी देखती है। वो पहले से ही जब उसे ठंड लगी थी उसे पता था कि रेडियो निकालना उसके लिए नामुमकिन है, इसलिए बहुत जल्दी ही वो बाहर निकल आई। मगर हाइपोथर्मिया की वजह से उस पर नींद हावी होने लगी। तभी उसे अपने पिता थॉमस की आवाज कानों में सुनाई देती है जब वो उसे स्कूल जाने के लिए जगाते थे। लिव एकदम से जाग जाती है और किनारे की तरफ आने लगती है। करीब पहुंचकर वो देखती है कि वहां पर एक जंगली भालू आया है। वो चॉकलेट बार की खुशबू सूंघते हुए वो यहां तक आया था तो उसने वो खा ही लिया। फिर वो सैम की तरफ बढ़ने लगा और ये बात लिव को तो अच्छी नहीं लगती कि वो सैम को भी खा जाए। वो उसे आवाजें लगाती है, डराने की कोशिश करती है ताकि वो वहां से चला जाए और वो चला गया। लिव को थोड़ी राहत मिलती है। वो अचानक पानी से नहीं निकलती, थोड़ा इंतजार करती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि वो भालू चला गया, वो झील से बाहर आ जाती है। ये देखकर उसे दुख होता है और गुस्सा भी आया था कि भालू उसका सारा खाना खा चुका है। फिर वो आराम से बैठ जाती है। पहले अपने बैग को अच्छी तरह से देखती है कि उसमें क्या क्या है जिससे उससे मदद मिल सकती है। उसमें ग्लासेस थे, इयररिंग्स थे, डेंटल ब्लास्ट, इसके अलावा उसका लैपटॉप, उसका चार्जर और बाकी उसका सामान था। मगर उसमें संपर्क करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। लेटर्स और पोस्ट कार्ड थे जो लिव संभाल के रखती है। इसके बाद वो सैम का बैग देखने लगी। ये देखकर उसे बहुत हैरानी होती है कि सैम और जॉर्ज स्मगलर्स थे। उसके बैग में ढेर सारे पैसे और साथ ही बोतल में पैक मेडिकल ड्रग्स थी। अब यहाँ लिव को ये समझ में आया कि क्यों सैम उनसे ये कह रहा था कि उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। वो ड्रग्स लिव हाथ में लिए फिर से अपनी यादों में खो जाती है। लिव को वो दिन याद आया जब वो हॉस्पिटल में थी। आग वाले हादसे में तो वो बच गई थी मगर उसने इतनी स्मोक इनहेल कर ली थी कि डॉक्टर उसे बचाने में काफी मुश्किल पेश आ रही थी। होश में आने पर एक नर्स उसे बताती है कि वो कितनी खुशकिस्मत है कि जहां से वो बच आई है। मगर साथ में वो ये भी कहती है कि हर हादसा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि शायद लिव ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी क्योंकि उसके शरीर में अल्कोहल की काफी मात्रा पाई गई थी। अब प्रेजेंट में लिव वो ड्रग्स नहीं ले सकती थी। ऐसा क्यों, ये आगे पता लगेगा। मगर अब यहाँ इस जंगल में लिव को जिंदा तो रहना था, तो जो भी उसके हाथ आए उसे काम तो चलाना ही होगा। अब सबसे पहले वो सैम की लाश को जंगल में ले जाती है ताकि भालू या कोई और जानवर उसे ना खा सके, और लास्ट में उसकी कब्र पर उसकी घड़ी रख देती है। फिर से रात होने वाली थी। रात में ठंड होती है। उसे आग की सख्त जरूरत थी। वो सोचती है और फिर से उसे ख्याल आता है कि सूरज की रोशनी और ग्लासेस और पैसों की मदद से वो आग जला सकती है। इसलिए वो $100 के कुछ नोट बाहर रख लेती है, उस पर तेज रोशनी डालती है। कागज जल्दी आग पकड़ लेता है, इसलिए उसे आग तो मिल गई। आग को देखकर वो इतनी खुश हो जाती है, वो खुशी से कूदने लगी। वो लकड़ियां जमा करती है। आज रात वो यहाँ सुकून से रह सकती है। रात को उसे सैम की आवाज सुनाई देती है जो उससे कहता है कि तुम इससे अपना पेट नहीं भर पाओगी। तुम्हें क्या लगता है कि इस छोटी सी रोशनी में तुम्हें कोई देख पाएगा? तुम्हारी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला। तुम यहाँ अकेली हो। तुम्हारे पास खाना खत्म हो चुका है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। अगर तुम यहाँ रही तो तुम भी मेरी तरह मर जाओगी। और इसी के साथ एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था कि ब्रीथिंग का एपिसोड 1 और एपिसोड 2। रिमेनिंग एपिसोड में अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूं ही मूवीज एंजॉय करते रहें।